क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी की क्लास चल रही हैं और यूपीपीसीएस और यूपीएससी की श्रृंखला में ये वीडियो आपको एक नई वीडियो मिलने जा रही है। आर्टिकल 18 पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, आर्टिकल 18 पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इन डिटेल इस पर चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 18 कहता क्या है। आर्टिकल 18 को समझिए उपाधियों का अंत, यानी आपने ये पढ़ा होगा कि आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। आखिरकार ये उपाधि होती क्या है, इस बात को समझेंगे। अंग्रेजी शासन काल में होता ये था कि किसी व्यक्ति को कोई राजा की उपाधि, कोई महाराजा की उपाधि, कोई राय बहादुर की उपाधि, कोई मोहरे की उपाधि। आप भी अपने मोहल्ले में किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखते होंगे तो ये महसूस करते होंगे कि उसे किस नाम से पुकारा जा रहा है। शायद आपके मोहल्ले, कॉलोनी, गांव में भी इसी प्रकार से कुछ लोगों को उपाधियां गांव में ही दे रखी हैं लोकल तौर पर। तो ऐसी उपाधियों का अंत किया गया, यानी ऐसी उपाधि नहीं दी जाएगी। सोच करके देखिए कि आप राय बहादुर हैं और मैं साधारण सा एक इंसान हूं और मुझ में और आप में एक गैप आ जाएगा। आपको उस उपाधि से, मोहरे की उपाधि से पुकारा जा रहा है और मुझे मेरे नाम से पुकारा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समानता के विरोध में काम कर रही थी, इसीलिए इस उपाधियों का अंत किया गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके कुछ प्रावधान, जैसे कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। या ऐसे अगर किताब की भाषा में लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि देने से निषेध करता है, या किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि राज्य द्वारा नहीं दी जाएगी, टेस्ट के लिए इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। दूसरा ये कहता है कि किसी विदेशी राज्य द्वारा, किसके द्वारा, यानी किसी दूसरे देश द्वारा, राज्य का मतलब यहाँ देश है, किसी विदेशी राज्य द्वारा भी भारत के किसी नागरिक को उपाधि की मनाही है, या उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है। तीसरा कहता है, ये तीसरा पॉइंट, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि राज्य द्वारा नहीं दी जाएगी। किसी विदेशी राज्य द्वारा भारत किसी नागरिक को उपाधि की मनाही है, यानी विदेशी, यानी विदेश से भी अगर कोई उपाधि मुझे मिलेगी तो वो मुझे मिल नहीं सकती है। मान लेते हैं तीसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा, किसी विदेशी नागरिक को, यहाँ पर जो बात हो रही थी वो भारत के नागरिक की हो रही थी, किसी विदेशी नागरिक को, यानी कोई विदेशी नागरिक है और वह भारत में काम कर रहा है, वीजा, पासपोर्ट के आधार पर व्यापार कर रहा है, शिक्षा प्राप्त कर रहा है, कुछ भी मान लो। किसी विदेशी नागरिक को किसी दूसरे राज्य द्वारा, विदेशी राज्य कह सकते हैं या दूसरा राज्य कह सकते हैं, किसी दूसरे राज्य द्वारा कोई उपाधि दी जाती है, कोई उपाधि या उपलब्धि दी जाती है, कोई उपाधि या उपलब्धि मिलती है तो उसे वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, यानी सीधे सीधे नहीं करेगा। सीधे सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं
कि यदि किसी विदेशी नागरिक को भी किसी दूसरे राज्य द्वारा यदि कोई उपाधि, कोई उपलब्धि दी जाती है तो उसे उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति या स्वीकृति लेनी पड़ेगी। चौथा, राज्य के कह सकते हैं राज्य के द्वारा कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है, लाभ के पद पर है, राज्य के द्वारा या राज्य के किसी भी कोई व्यक्ति, राज्य के कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है और उसे विदेश द्वारा या किसी दूसरे राज्य द्वारा, किसी दूसरे राज्य द्वारा उपाधि दी जाती है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। ठीक है, यानी हमने 4 पॉइंट देखे कि कोई आम नागरिक है, कोई आम नागरिक है, उसे तो राज्य, हमारा ही देश कोई उपाधि नहीं देगा। दूसरा, किसी विदेशी राज्य द्वारा, कोई विदेशी राज्य द्वारा या किसी दूसरे राज्य द्वारा, किसी दूसरे देश द्वारा भारत के किसी नागरिक को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तीसरा कह रहा है किसी विदेशी नागरिक को, किसको, किसी विदेशी नागरिक को किसी दूसरे राज्य द्वारा कोई उपाधि या उपलब्धि दी जाती है तो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना उसे स्वीकार नहीं करेगा, यानी कि उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए। राज्य के द्वारा कोई लाभ के पद पर है या राज्य के किसी लाभ के पद पर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य द्वारा उसे उपाधि दी जाती है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर समझिए, यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या अंतर है। राज्य के द्वारा कोई लाभ के पद पर है, यानी प्रधानमंत्री को किसी और देश ने कोई पुरस्कार, कोई उपाधि दी तो उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। कोई विदेशी व्यक्ति भारत में पढ़ने के लिए आया है या कोई व्यापार करने के उद्देश्य से आया और उसे किसी दूसरे राज्य ने, किसी दूसरे देश ने उपाधि दी है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। पांचवा, ये 1 2 3 4 पांचवा पॉइंट इसमें ये हो सकता है, ये पॉइंट मतलब सीक्वेंस नहीं है, मैं जो आपको बता रहा हूं, इसमें ये हो सकता है कि सेना द्वारा दी गई उपाधि, सेना के क्षेत्र में, ऐसे लिखेंगे, सेना के क्षेत्र में तथा शिक्षा के क्षेत्र में या विद्या के क्षेत्र में, या विद्या के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है। ये इसका अपवाद है। किसके क्षेत्र में? सेना के क्षेत्र में। जैसे परमवीर विजेता, परमवीर चक्र विजेता, ठीक है, वीर चक्र विजेता, इस तरीके से सेना के क्षेत्र में तो उपाधि दी जा सकती है, परंतु शिक्षा और शिक्षा और विद्या के क्षेत्र में भी दी जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे डॉक्टर, किसी ने पीएचडी कर ली तो डॉक्टर राजकुमार सिंह, इस तरीके से नाम भी हो सकते हैं, आपका भी नाम हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है। अब देखिए यहां पर सिलसिला शुरू होता है। आप इन 5 पॉइंटों को करने के बाद में देखेंगे कि शुरुआत होती है पद्म पुरस्कारों की। किसकी शुरुआत होती है? पद्म पुरस्कारों की। और ये शुरुआत होती है 1954 से, 1954 से पद्म पुरस्कारों की शुरुआत होती है। जैसे पद्म, भारत रत्न, ऐसे भी होते हैं ना, भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत होती है भारत रत्न। दूसरा है आपका दूसरा पद्म विभूषण। तीसरा है पद्म भूषण और पद्म श्री। इस तरीके से इन चारों पुरस्कारों की शुरुआत होती है। कब शुरुआत होती है? इन चारों पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में होती है। परंतु होता क्या है
कि 1977 में आकर के 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार होती है और इनको उपाधि मान करके इन पुरस्कारों को बंद कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ से 1977 से ये पुरस्कार भारत के किसी नागरिक को नहीं दिए गए, परंतु दोबारा से 1980 में 1980 में इन पुरस्कारों की शुरुआत एक बार फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार में हो जाती है। यानी कि मैंने बताया 1954 में शुरुआत होती है, 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री बने जिनका नाम मोरारजी देसाई था। 1977 में यानी 1975 में इमरजेंसी लगी, 1977 में इंदिरा गांधी जी भी अपनी सीट नहीं बचा पाई थी, इंदिरा गांधी जी खुद चुनाव हार गई थी। फिर 1980 में इंदिरा गांधी जी दोबारा से इंदिरा गांधी की सरकार बनती है और 1980 में इन पुरस्कारों को दोबारा से शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद में एक केस आता है न्यायालय में 1996 में। केस का नाम है बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ। इस केस के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1954 में जो पुरस्कार शुरू हुए यानी भारत रत्न, पद्म विभूषण यही वाले, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये वाले पुरस्कार उपाधि नहीं मानी जाएंगी। क्या नहीं मानी जाएंगी? उपाधि नहीं माने जाएंगे, क्या माने जाएंगे? यह केवल पुरस्कार माने जाएंगे, साथ ही एक बात और कही बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिए जाते हैं तो वह उनका प्रयोग अपने नाम के उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में नहीं कर सकता। यानी कि मान करके चलिए मेरा नाम है और मुझे मिले, जैसे मेरा नाम हरीश जादौन है और मुझे कोई पुरस्कार मिलता है यानी कि पद्म विभूषण मिलता है, तो मैं उस पद्म विभूषण विजेता हरीश जादौन या पद्म विभूषण हरीश जादौन नहीं कर सकता या हरीश जादौन पद्म विभूषण नहीं कर सकता। तो उनका प्रयोग उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में नहीं कर सकता, उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में नहीं कर सकता। यानी उपसर्ग उस व्यक्ति के नाम के आगे नहीं लग सकता और प्रत्यय यानी उस व्यक्ति के नाम के पीछे नहीं लग सकता। क्या नहीं पीछे लग सकता? उपसर्ग और प्रत्यय की बात क्या है? यानी ये पुरस्कारों में से एक। तो आर्टिकल 18 में हमने ये सारी बातें पढ़ी, जाहिर रूप से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे अनुच्छेद 19 पर और वो वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, इसीलिए इस वीडियो को यहीं आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें देखो पसीना आ रहा है। आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, आपसे विशेष अनुरोध है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप वीडियो तो देख लेते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसीलिए हम लोग बीच में आपसे सब्सक्राइब भी नहीं कहते हैं, तो हम यहीं आप अपनी वाणी को विराम देते हैं और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।